इटली के एक फिजिशियन, फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट जिसका नाम लुइगी गैल्वानी था, वो सन 1870 में एक मर्तबा एक तजर्बा कर रहे थे। इस तजर्बे में उन्होंने एक मुर्दा मेंढक की टांगों को उसके जिस्म से अलग कर दिया। उसने गौर किया, जब मेंढक की टांगों को मुख्तलिफ धातों से छुआ जाता है तो वो टांगें हरकत करती हैं और ऐसा लगता था जैसे मेंढक अपनी टांगें हिला रहा हो। और इसी तजर्बे की बुनियाद पर उसने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नजरिया पेश किया। इस तरह साइंस की एक नई फील्ड जिसका नाम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी था। सन 1815 में एक 20 साल की घरेलू मुलाजिमा थी। इस लड़की का नाम एलिजाबेथ फैनिंग था। वो रोजाना एक घर की सफाई सुथराई का काम करती थी, उनका खाना बनाती और दूसरे सारे काम भी किया करती थी। एक मर्तबा उसने घर के तमाम अफराद के लिए पकौड़े बनाए। वैसे तो ये एक सादा सा खाना था, मगर घर के तमाम अफराद ने जैसे ही ये पकौड़े खाए तो उन्हें कै आना शुरू हो गई और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एलिजाबेथ खुद भी काफी ज्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि उसने भी यही खाना खाया था। बाद में पता चला कि पकौड़ों में जहर शामिल था। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस घरेलू मुलाजिमा को कसूरवार ठहराया क्योंकि खाना उसने बनाया था। जब घर की तलाशी ली गई तो वहां आसपास कहीं भी जहर नहीं पाया गया और ना ही लड़की की कोई ऐसी नीयत या ऐसा इरादा लगता था। अगर उसकी नीयत खराब होती तो वो खुद कभी वो खाना न खाती। मगर उस लड़की पर मुकदमा चला और उसे मौत की सजा सुना दी गई क्योंकि उस दौर में मुलाजमाओं के साथ नरमी का रवैया नहीं रखा जाता था। बहुत से लोगों ने उस लड़की के हक में आवाज उठाई मगर कुछ फायदा ना हुआ। आखिर 26 जुलाई सन 1815 में इस लड़की को फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, तकरीबन 150 साल पहले बर्तानिया में एक साइंसदान रहा करता था। इसका नाम नॉर्मन जे कॉली था। ये साइंसदान अक्सर पहाड़ों पर घूमता रहता था। सन 1925 में स्कॉटलैंड में एक फंक्शन मुनक्किद किया गया। इस साइंसदान को भी वहां मदऊ किया गया था। इस साइंसदान ने इस फंक्शन में काफी अजीबोगरीब किस्सा सुनाया। उसका कहना था कि मैं सन 1925 में बर्तानिया के एक पहाड़ पर घूमने गया। इस पहाड़ का नाम बेन मैकूरी है और ये बर्तानिया में दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है। उसका कहना है कि जब मैं वहां पर घूम रहा था तो मुझे किसी शख्स के पैरों की आवाज सुनाई थी। ये आवाज इंतहाई तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी पहाड़ पर बहुत तेजी से चल रहा है और वो आदमी भी कदावर हो। मैंने उसकी आवाज को बहुत ध्यान से सुना। मैंने उस आवाज का बहुत ताक़ुब किया मगर वो आवाज मुझे दोबारा सुनाई नहीं दी। उस शख्स का ये किस्सा काफी ज्यादा मशहूर हुआ और अगले दिन अखबारात की जीनत बना। इसके बाद कैलाश नाम का एक कोह पैमा जिसका कहना था कि उसने भी ऐसी आवाजें ही सुनी हैं। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ पर कोई आदमी भाग रहा हो। उस दौर में बर्तानिया में इस पहाड़ का काफी चर्चा था, मगर सन 1943 में एक आदमी ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब हैरान हुए। ये आदमी एक कोह पैमा था। इसका कहना था कि मैं कोह पैमाई कर रहा था कि अचानक मुझे एक बड़े कद का आदमी नजर आया। वो आदमी ग्रे रंग का था। पहले तो वो आदमी मुझे काफी देर तक घूरता रहा, बाद में वो दौड़कर मेरी तरफ आने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर हमला करने वाला हो। मेरे पास बंदूक थी। मैंने फौरन वो बंदूक निकालकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर वो आदमी वहां से भाग गया। उसका कद 10 फुट से लंबा था और जिस्मानी तौर पर काफी कमजोर था। देखते ही देखते ये खबर पूरे बर्तानिया में फैल गई और लोगों ने इस आदमी को द बिग ग्रे मैन का नाम दिया। बाद में बहुत से लोग इस पहाड़ पर गए। उन्हें भी पहाड़ों पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशानात नजर आते थे। लोगों को अजीब किस्म की आवाजें भी सुनाई देती। आज भी बहुत से लोग इस पहाड़ पर कोह पैमाई के लिए जाते हैं। उनका कहना है कि इस पहाड़ के नीचे एक आदमी रहता है जो कद में काफी ज्यादा बड़ा है। सन 1943 के बाद ये आदमी कभी भी दोबारा नजर नहीं आया। दोस्तों, जब हम कदीम तारीख को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे, जैसे आसमान में परवाज करना, चांद सितारों तक जाना और कोई ऐसी मशीन इजाद करना जिससे काम इंतहाई आसान हो जाए, जंग में इस्तेमाल करने के लिए कोई खतरनाक हथियार बनाना। यहाँ तक कि तारीख में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये तक जानने की कोशिश की कि कायनात कैसे वजूद में आई और इंसान का वजूद किस तरह बना।
मगर उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो आज के साइंसदानों और रिसर्चर्स जैसी सोच रखते थे। इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम एम्पेडोक्लेस था, जो 490 बीसी यानी कबले मसीह में एक्रोगैस में पैदा हुआ था, जो आजकल एग्रीगेंटो सिसिली के नाम से जाना जाता है। ये एक यूनानी फिलोसोफर, शायर, हकीम और खिदमत गुजार इंसान था। ये वही रिसर्चर था जिसने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। इस शख्स ने 4 क्लासिकी अनासिर जमीन, पानी, हवा और आग के बारे में कायनाती नजरिया पेश किया था, और इसके इस नजरिए से बहुत से लोगों ने इत्तेफाक भी किया और तकरीबन 2000 बरस तक मगरबी साइंसदान और रिसर्चर इस बात से इत्तेफाक करते रहे। एम्पेडोक्लेस ने एक और नजरिया भी पेश किया था। इस शख्स का कहना था कि इन 4 अनासिर को 2 ताकतें मिलकर चलाती हैं। पहली ताकत मोहब्बत है, जो चीजों को जोड़ती और मिलाती है, और दूसरी ताकत कशमकश है, जो चीजों को तोड़ती है और जुदा कर देती है। कायनात इन दोनों ताकतों के चक्कर में चलती है। इंसानों के बारे में उसका यह नजरिया था कि सबसे पहले इंसान के हाथ, पांव और दूसरे आज़ा बने होंगे और फिर बाद में बाहम मिल गए होंगे। ये शख्स एक बहुत अच्छा हकीम भी था। कुछ लोगों का यह कहना था कि उसके पास कुछ पुरअसरार ताकतें हैं और इसीलिए वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। दोस्तों, इस शख्स की मौत भी काफी पुरअसरार तरीके से हुई। दरअसल एक मर्तबा इस शख्स ने दावा किया कि वो अमर है और कभी मर नहीं सकता, और इस चीज को साबित करने के लिए उस शख्स ने सिसिली के आतिशफशा में छलांग लगा दी। ये शख्स कांसी के जूते पहनता था। लोगों को वहां की राख में से वही कांसी के जूते मिले और लोगों को इन्हीं जूतों से पता चला कि ये शख्स मर चुका है। दोस्तों, अगर आप कभी डॉल्फिन मछली को साहिल के किनारे पर देखें तो कभी भी पानी के अंदर जाने में उसकी मदद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि डॉल्फिन मछली समुंदर के किनारे उस वक्त आती है जब वो बीमार हो या जख्मी हालत में हो, और वो पानी में डूबने से बचने के लिए साहिल पर आती है। 16वीं सदी में इंडिया की गोलकोंडा माइन से एक नीले रंग का बहुत नायाब डायमंड निकला। इसका वजन 5.45 कैरेट था। इसको हूप डायमंड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे नायाब और नहुसत ज़दा डायमंड है। पहले इसका नाम टेवर्नियर ब्लू डायमंड था, क्योंकि कहा जाता है कि इसको सबसे पहले एक फ्रेंच ताजर जैन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने एक मंदिर में लगी हुई एक मूर्ति से उतारा था और इसे चुरा लिया था। उस वक्त ही ये पत्थर बुरी नजर की जद में आ गया। बाद में जो शख्स भी इस डायमंड का मालिक बना, उसके साथ अजीबो गरीब हादिसात पेश आते रहे। उनकी या तो पुरअसरार तरीके से मौत हो जाती या वो पागल हो जाते।